आप सभी छात्रों को आज के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, या एक प्रकार से कहें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, दूसरा यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट स्टेप कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन संगठन संकलन। तो यहीं से आंकड़ा को जमा करने का कौन सा मेथड, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड। जब आंकड़े जमा हो जाते हैं तब फिर जाकर के संगठन कैसे बनता है, उसी प्रक्रिया को आज हम लोग इस अंक में देखेंगे। समझ के बात? तो यहाँ समझने की बात है कि तो सांख्यिकी का पहला चरण क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ। कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने से पहले क्या करते हैं, तो आयोजन, उद्देश्य का निर्धारण, तब जाकर के जब आंकड़ा जमा हो जाता है, यानी प्राइमरी मेथड या सेकेंडरी में जल्दी करना है तो हम लोग सेकेंडरी का यूज करते हैं, और थोड़ा सा समय दे करके करते हैं तो प्राइमरी मेथड। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक विधि में अधिक समय लगता है, अधिक धन खर्च होता है तथा अधिक श्रम करना पड़ता है, इसलिए गुडम गुड होता है। सेकेंडरी मेथड में क्या होता है, कम समय लगता है, कम धन खर्च होता है, कम श्रम करना होता है, जल्दी होता है, तो इसीलिए द्वितीय विधि का प्रयोग करते हैं। तो जब आंकड़ा जमा हो जाता है तो यहाँ पर तब कैसे उसको हम लोग करते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डालते हैं, तो उसी चीज़ को आज हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को सोचना है कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, अब देखिए ये कैसे चलता है काम, कैसे, तो यहाँ से जो है सो सारा हम लोग को समझ में आ जाएगा। स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का चरण हो गया। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20। इन स्टैटिक्स टेस्ट एज 30 मार्क्स, यानी एक पेपर जो वो है आपको पेपर वह 30 अंकों का है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 भाग लिए हैं। ठीक है, तो अब 20 जो भाग, तो उस डेटा को कलेक्ट हो गया। किसी को 20 स्टूडेंट में किसी को 2 मार्क्स, 18, 24, 4, 18, 10, 20, 25, 15, 29, 22, 25, 15, 22, 25, 25, 18, 24, 26, 26, इस तरह से मार्क्स है। तो ये 20, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डाटा। जब अनुसंधानकर्ता को आंकड़ा जिस रूप में मिलता है वैसा ही रहता है, उसको हम लोग रॉ डाटा, कच्चे आंकड़े या यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। अनुसंधानकर्ता को आंकड़ा जिस रूप में मिलता है वैसा ही रहता है, उस आंकड़े को यथा प्राप्त आंकड़े या कच्चे आंकड़े कहते हैं। इसका नाम पड़ गया हम लोगों को रॉ डाटा। क्या नाम पड़ गया, ये सारा जो आंकड़ा हो गया जमा हुआ, ये शुरुआती आंकड़ा हुआ, इसलिए रॉ डेटा। कच्चे आंकड़े, कच्चे या यथा प्राप्त। यथा प्राप्त का अर्थ हुआ कि जैसा मिला वैसे रखते गए, जैसा मिला वैसे रखते गए, जैसा मिला वैसे रखते गए। जैसे उदाहरण के लिए कि आजकल जैसे ही हम लोग देखते हैं ना, मॉल जाते हैं तो जैसे घुसते हैं तो एक ट्रॉली दे देता है या ले लेते हैं। जिस गली से गुजरे
जो सामान पसंद आते जाता है उसमें डालते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दूध लेना है, फिर चीनी लेना है, फिर चाय पत्ती लेना है, फिर वगैरह वगैरह, ऐसा उसमें कोई सिस्टमेटिक मैनर का ख्याल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कोई सिस्टमेटिक मैनर का ख्याल नहीं होता है। जो मिलते गया उसको अब ला करके जब उसी को देखते हैं ना, जो ला लिया और उसको घर में उझल करके अपने अपने पोजीशन पर डाल देते हैं तो काम का बन जाता है। तो इसीलिए जब रॉ डाटा को एरे ऑफ डाटा में कन्वर्ट करते हैं, यानी आंकड़ों का व्यवस्थित रूप, तो आंकड़ों को व्यवस्थित रूप करने के लिए दो में तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में सजाना पड़ता है, तो बहुत जगह। एवरेज के लिए मीन के लिए सजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन और मॉड के लिए आंकड़े को सजाना आवश्यक होता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग आगे चल करके पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। मीन जो हो गया वो क्या हुआ, उसको जैसे आगे पीछे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए वह सम पर निर्भर करता है, तो आगे 2+3 या 3+2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मीडियन के लिए और मॉड के लिए सजाना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए मीडियन और मॉड को पोजिशनल एवरेज कहते हैं। स्थिति संबंधी माप पोजिशनल एवरेज, क्यों, क्योंकि उसमें सजाने के बाद जो बीच में मिलता है उसी को मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे पूरा उसको भी देखेंगे। तो इसलिए रॉ डाटा, कच्चे आंकड़े, अनुसंधानकर्ता को आंकड़ा जिस रूप में मिलता है वैसा ही रहता है, ऐसे आंकड़े को कच्चे आंकड़े या यथा प्राप्त आंकड़े कर। देखना 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 था, तो किसी को 2 नंबर आया, किसी को 18 आया, 30 का पेपर है, इस तरह से हाईएस्ट 29 तक गया है, ठीक है। रेंज क्या हुआ, तो 29 - 2 27 का रेंज हो गया। रेंज क्या हो गया यहाँ पर, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, चर का महत्तम मान और चर का न्यूनतम मान, यही तो रेंज हुआ। सबसे बड़ा मूल्य और सबसे छोटा मूल्य, इसका जो अंतर हुआ वही क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज डिपेंड्स अपॉन 2 एक्सट्रीम पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसी रॉ डाटा समझ गए, यानी अनुसंधानकर्ता को आंकड़ा जिस रूप में मिलता है वैसा ही रहता है, उसे यथा प्राप्त आंकड़े या कच्चे आंकड़े कहते हैं। इसी रॉ डाटा को जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं तो इसको हम लोग एरे ऑफ डाटा कहते हैं। आंकड़ों का व्यवस्थित रूप, एरे ऑफ डेटा, आंकड़ों का व्यवस्थित रूप। तो आंकड़ों का व्यवस्थित रूप करने के लिए हमको किस किस की जरूरत पड़ती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाने से आंकड़ों का व्यवस्थित रूप हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसी आंकड़ा को देख रहे हैं, अब ऐसे 2, उसके बाद 4, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 10, 15 2 टाइम्स, 15 15, 8, उसके बाद 18, 1 2 3, 18 1 2 3, फिर उसके बाद 20 22 2 टाइम्स, तो 22 24 1 2 1 2, 25 1 2 3 4, 1 2 3 4, 26 2 टाइम्स, 26 और लास्ट में 20 सजा दिए उसको। ये जो बन गया, इससे ये ज़्यादा समझदार हो गया, ठीक है। अब इससे हमको ये पता चल जाएगा 22 से लेस कितना है, मोर कितना है, सारा जानकारी मिल जाएगा, काम का हो गया। इसमें ज़्यादा जोर देना पड़ा। तो रॉ डाटा जो होता है वह कच्चे मांस की लोथड़े की तरह होता है, वह कोई काम का नहीं होता है। लेकिन उसी को यदि कटिंग छटिंग देखते हैं ना, जो पीस बना करके, तब लोग कितने बड़े चाव से खाते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर। कच्चे आंकड़े उस मांस की लोथड़े की तरह का होता है जो ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, लेकिन उसी को जब हम लोग कटिंग छटिंग करके, पेस्टिंग करके एक आकर्षक रूप में डाल देते हैं तो उपयोगी हो जाता है।
दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक प्रकार से समझिए, ये सोना का ईंटा, सोना का ढेर बड़ा सा, अब कोई काम को कोई लेना नहीं चाहेगा, इतना दाम कोई, लेकिन उसी को चेन, अंगूठी, कान में, हाथ में, कोई मतलब विभिन्न साइज का आकर्षण रूप दे करके तो कितना काम का हो जाता है। तो एक बार ऐसे समझ सकते हैं। तो इसीलिए कच्चे आंकड़े जो होते हैं वह ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, उसको काम लायक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण दिए कि हाट बाजार रोज का काम है, सामान दुकान से ही लाते हैं, तो देखते हैं ना उसमें कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं होता है, तो उसको काम में बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, घर में उछल दिया, अपना अपना डिब्बा में डाल देते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जरूरत के वक्त में उसको आसानी से उपयोग किया जा सके। ठीक है, या तीसरा लॉजिक को समझ सकते हैं कि रॉ डाटा और एरे ऑफ डाटा में इतना अंतर है कि कपड़ा, क्लोथ को खींच-खाच कर दीजिए, उसके बाद इस्त्री कर देने के बाद जो अंतर आता है वही तो है। कपड़ा वही है, लेकिन थोड़ा सा देखो ना, इस्त्री करने से क्या होता है, चमक, आकर्षक, पहनने की इच्छा जाग जाता है। तो वही चीज़ है, जो रॉ डाटा और एरे ऑफ डाटा में यही अंतर है, एक लाइन का। इसमें ये आंकड़े कोई काम का ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, ये उपयोगी हो जाता है। अब यहीं पर इसका बारी बारी से क्या नाम पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, तो ये जो हुआ 2 क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। 2 क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। 8 क्या हुआ, 18 क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। तो वेरिएबल किसी तत्व की हुआ विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो, चर कहलाती है। चर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो देखिए पहला टर्म रॉ डाटा यहाँ पर है ना, रॉ डाटा और ऑर्गेनाइज डाटा यहाँ लिखा हुआ है। तो रॉ डाटा क्या हुआ, स्टैटिस्टिकल डाटा रिकॉर्डेड इन एन आर्बिट्ररी मैनर आफ्टर देयर कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी आर कॉल्ड रॉ डाटा। जहाँ से मिला वहाँ से उठाते गए, रखते गए, उसमें कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं होता है, उसको हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। रॉ डाटा के बाद बनता है एरे ऑफ डाटा। एन एरे इज एन अरेंजमेंट। एरे क्या है, अरेंजमेंट है ऑफ डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, मैग्नीट्यूड को आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी कच्चे आंकड़े को क्रमवार व्यवस्थित कर देते हैं बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो क्या बन जाता है, एरे ऑफ डाटा। ठीक है, तो इससे क्या होता है करने से, तो ए बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द अबव रॉ डाटा वुड बी टू अरेंज देम इन एन ascending or descending order of magnitude which is called the arraying of data. This is better form, ये इंटरव्यू टाइप और लॉजिकल टाइप, दिस इज बेटर फॉर्म देन रॉ डाटा। यह रूप जो होता है उस रूप से बेहतर होता है, आसान होता है। ठीक है, डिपिक्ट पिक्चर क्लियरली कर देता है, काम को आसान कर देता है। ठीक है, अब एडिटिंग क्या हुआ, तो जो आंकड़ा जमा किए हैं, सपोज दैट यहां पर जमा किए हैं, अब इसमें कोई डाटा अब इसमें आ जाता है, सपोज दैट कोई डाटा आ जाता है आपको 31, कोई डाटा आ जाता, क्या आ जाता 31। अब यहां एग्जाम हुआ है 30 का, तो 31 कैसे आ सकता है, तब यहीं पर एडिटिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए लगता है ना, जो हर टीवी चैनल हो, पेपर हो, पत्रिका, मैगजीन हो, हर वो एक एडिटर होता ही होता है, उसका काम है काट छाट करना। तो एडिटिंग क्या है, एडिटिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके, छटनी की जाती है बाहर से देख। ठीक है, बाहर से देख करके, क्यों, तो अभी नजर आ गया ना कि इसमें 31 है, तो 31 यहाँ तो 30 तो मैक्सिमम है, तो इससे कम या छोटा होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो उसको हटा देंगे। तो इस क्रिया को एडिटिंग कहते हैं। एडिटर के काम है, देख ना, जो रेगुलर कार्यक्रम दे रहा है एकाएक ब्रेकिंग न्यूज देना शुरू कर देता है, तो देख रहे इसको जो महत्वपूर्ण है उसको स्थान मिलेगा, जो कम महत्वपूर्ण है उसको छटनी कर देगा। समझ गए, तो एडिटिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की
छटनी की जाती है बाहर से देख करके। उदाहरण से समझिए कि जैसे अभी बताए कि हम लोग मॉल गए, जिस गली से गुजरे जो सामान पसंद आते गया उसको लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, उसमें डालते गए। अब डालने के बाद जब बारी आया बिल चुकाने का, ले तो लिए, अब ले गए थे 30,000 और सारा बिल आ गया 34,000 का, 36,000 का, कुछ जितना ज्यादा बोलिए उस। तो अब क्या करेंगे? जो महत्वपूर्ण है उसको रखेंगे, जो गैर जरूरी है 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीना दिन के बाद यूज होने वाला आइटम है को हटा देते हैं। कहते हैं ना बाद में ले जाएंगे, तो ऐसा तो रोज काम हम लोग करते हैं, बराबर काम करते हैं। यही तो है एडिटिंग। तो अभी जो जरूरी है उसको करेंगे, जो गैर जरूरी है उसको बाद में करेंगे। समझ गए? इसलिए एडिटिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? एडिटिंग बोलते हैं। बात समझ गए? तो यही पर यहां पर बात है, एडिटिंग। दिस इज द प्रोसेस, या क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, एक विधि है, एक युक्ति है, एक टेक्निक है। इन दिस प्रोसेस लेस और अनयूज्ड डाटा, लेस कम महत्वपूर्ण और जो गैर जरूरी है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिमूव्ड और कट आउट, उसमें वहां से हटा देते हैं या काट छांट कर देते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण आजकल वीडियो एडिटिंग में भी आप देखते होंगे कि लोग कर रहा है ना। तो गैर जरूरी भाग को उसमें हटा देता है और जो है सो रहने देता है। वो जो एडिटिंग है तो वो वहां भी आप इस्तेमाल उसको देखिए। इसलिए एडिटिंग, दिस इज द प्रोसेस, यह प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इन दिस प्रोसेस लेस और अनयूज्ड डाटा इज रिमूव्ड और कट आउट इन द साइड ऑफ द एरे। इस एरे में से हम लोग उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हटा देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? जो गैर जरूरी चीज है वो हो गया, जो जरूरी चीज है उसको रखे। इससे ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो जरूरी है उसको हटा देंगे, गैर जरूरी वाला को रखेंगे तो नहीं, अच्छा नहीं माना जाता है। यही प्रक्रिया को यहाँ पर बात को समझने की जरूरी है। इसलिए एडिटिंग मतलब संपादन। संपादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। तब जाकर के क्या होता है? क्लासिफिकेशन। हटा दिए जाकर के ये जो शुरू हुआ, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जब आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं, जब आंकड़े को, डेटा को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण वास्तव में संक्षेपण का दूसरा नाम है। वर्गीकरण वास्तव में संक्षेपण का दूसरा नाम है। वर्गीकरण टेबुलेशन का आधार तैयार करता है। रेडी टू प्लेटफॉर्म फॉर टेबुलेशन, ये भी कई बार पूछा हुआ है। क्लासिफिकेशन रेडी फॉर टेबुलेशन। वर्गीकरण सारणीयन का आधार तैयार करता है। पता के समझ में? इसी क्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या हुआ? तो फिर से एक बार, अकॉर्डिंग टू द सिक्रिस्ट, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एरेइंग डाटा या अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। खास गुण के आधार पर ग्रुप, और separating them into different but related parts, different but related parts। जैसे उदाहरण के लिए ये अलविदा हुआ, ये अलविदा का ही, लेकिन अलविदा के अंदर में कितना प्रकार का खाना दिया हुआ ना, तो वो तो एक प्रकार से वही ना हुआ क्लासिफिकेशन। इसलिए इसका बेहतरीन उदाहरण आपको क्या है? फ्रिज है, पर्स है, बैग है, क्लासिफिकेशन का उदाहरण हुआ। क्लासरूम, अरेंजमेंट ऑफ बेंच एंड डेस्क, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या करता है? काम को आसान कर देता है। क्लासिफिकेशन क्या करता है? काम को आसान कर देता है।
इसलिए वर्तमान समय में दुनिया में जितना भी काम तेजी से हो रहा है सब में क्लासिफिकेशन मेथड का यूज है। कहीं कहीं पार्ट एट ए टाइम में कैगो पार्ट बना, आइए एक बार कसकुस करते थे, रेडीमेड तैयार करिए। पहले क्या था, पहले एक पार्ट बना फिर दूसरा, टाइम ज़्यादा लगता था। वर्तमान समय में दुनिया में जितना भी काम तेजी से हो रहा है, चाहे पुल फलना चिलना सार स्मार्ट ये सब जो देख रहे हैं सब तेजी से, तो कई साथ एक साथ ऑपरेशन होता है, उसको बनाइए एक साथ कसिए, तैयार हो गया। वर्तमान समय में दुनिया में कितना कंपनी है कि एक भी पार्ट पुर्जा नहीं बनाता है, लेकिन उसका ब्रांड चलता है। तो हर जगह अपना ऑर्डर दिया, कंप्यूटर युग है, आपके नाम से ही छप करके सब कुछ आ गया, आप उसको कसिए, बाजार में ब्रांड बेचिए। समझ गए? ये काम जो है किसका है? क्लासिफिकेशन का है। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है? काम को आसान कर देता है सुविधा के लिए। जैसे देख रहे ना 0 से 5 एक ग्रुप हुआ, यही तो क्लासिफिकेशन हुआ। अब चूंकि यहाँ 30 तक जाना था, 30 तक, इसलिए 5 का ग्रुप, तो यही तो क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ क्लास। अब 0 to 14 एज का ही ग्रुप का क्लासिफिकेशन करना है, तो अब इसको 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 क्लासिफिकेशन होगी सुविधा के अनुसार। ट्रेन सबका स्टॉपेज, ये सब जो देख रहे हैं ना, लंबी दूरी की, अब जितना दूर दूर जाना है, देखो 30 पर, अब इसी को हमको 3000 तक जाना है, तो क्या करेंगे? 0 से 500, 500, 500, 1000, इस तरह से बड़ा बड़ा इंटरवल लेंगे। यही कारण है कि लंबी दूरी की गाड़ी लंबे अंतराल पर रुकता है, नहीं देखते हैं? जो ट्रेन लंबा दूरी तय करता है उसका स्टॉपेज कम होता है, और लोकल ट्रेन हर स्टेशन पर रुकता है, उसको कम ही दूर जाना है, इसीलिए छोटा छोटा स्टॉपेज मारेगा। बात समझ गए? तो ये सारा खेल इसी का है। पता क्या ना समझ में? अब लंबी दूरी की गाड़ी लंबे अंतराल के बाद रुका करती है, छोटी दूरी की गाड़ी जल्दी जल्दी रुकती है, उसको कम ही दूर जाना है। शहर के अंदर ही देख रहे, अब 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाता है तो टेम्पो ई रिक्शा कितना रोकता है। अब उसको 50-100 किलोमीटर जाना है तो उतना जल्द रोकेगा, तो रोज हो अल्लाह माथा फोड़ा फोड़ी हो जाएगा, झगड़े होगा। इसीलिए लंबी दूरी की गाड़ी लंबे अंतराल के बाद रुका करती है, छोटी दूरी की गाड़ी जल्दी जल्दी लिखती है, यही कारण है। यहाँ भी ये जो आपको क्लासिफिकेशन जो होता है वह पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रख करके तैयार होता है कि कितना दूर जाना है, कैसा हमको करना है। हम लोग का शरीर भी है, देख रहे जहां तहां से नहीं मुड़ गया है, जहां से स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वहीं से नहीं मुड़ा है। तो जब आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिक्रिस्ट, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स, सीक्वेंस और ग्रुप समूह में, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टर। अब देखा 0 से 5 का एक ग्रुप हो गया, तो इसका कॉमन प्रॉपर्टी है एक साथ। 5 to 10 का एक प्रॉपर्टी ग्रुप हो गया, 10 to 15 एक ग्रुप बन गया। अब ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, छोटा है छोटा ग्रुप बनाना पड़ेगा, बड़ा है बड़ा ग्रुप। तो उद्देश्य के हिसाब से कार्य सिद्ध किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक एक किताब पढ़ के पास हो जाते हैं, क्या यूपीएससी बीपीएससी भी एक किताब पढ़ के पास हो जाएंगे? तो यही तो है। तो जितने बड़े अनुसंधान उतने बड़े साधन की आवश्यकता होती है, जितने बड़े अनुसंधान उतने बड़े साधन की आवश्यकता होती है। छोटा एम है, छोटा मिशन है, छोटा पूंजी, देख रहे हैं, बड़ा है तो बड़ा, ये सारा यहीं से खेल होता है। ठीक है, तो समझ गए रॉ डाटा क्या हुआ? रॉ डाटा, फिर से एक बार रॉ डाटा अनुसंधानकर्ता को आंकड़ा जिस रूप में मिलता है वैसा ही रहता है, उसको रॉ डाटा कहते हैं। उसको मिलते गए, कलेक्ट करते गए, रखते गए, यानी स्टैटिकल डाटा रिकॉर्डेड इन एन आर्बिट्ररी मैनर आफ्टर देयर कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी आर कॉल्ड रॉ डाटा। जो मिलते गया उसको डालते गए, रखते गए, रखते गए, उसमें कोई सिस्टमैटिक मैनर का ख्याल नहीं होता, रॉ डाटा हुआ। उसी रॉ डाटा को जब असेंडिंग ऑर्डर, और चूंकि डाटा कलेक्ट किया तो उसको उपयोगी बनाना पड़ेगा ना। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे सब्जी ऐसा होता है जो घर में लाते हैं तो क्या पूरा पूरा वो इस्तेमाल कर देते हैं?
तो समझने की बात, उसको काम लायक बनाते हैं तब ना उसको लोहिया में चढ़ाते हैं, कुकर में चढ़ाते हैं, कड़ाह में चढ़ाते हैं। देख रहे हैं ना, पारिवारिक जीवन में हम लोग हैं तो एक छोटा एक स्टूडेंट लाइफ, तो कोई चीज एक पौवा, आधा किलो, 1 किलो, यही खरीदता है आदमी। पारिवारिक जीवन में है तो आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, किसी को किसी दिन 2 4 5 आदमी को खिलाना है, 1 2 किलो, 5 किलो, 100 आदमी को खिलाना है, बोरा, और ज्यादा खिलाना है, टेम्पू उतारिए, ट्रैक्टर उतारिए, ट्रक उतारिए। जितने बड़े अनुसंधान उतने बड़े साधन की आवश्यकता होती है। यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करना है तो देख रहे हैं जवानी को खपाना पड़ता है तब काम होता है, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो जितने बड़े अनुसंधान उतने बड़े साधन की आवश्यकता होती है, नियम कहता है। तो उसी जो रॉ डाटा है उसको बनाना है, तो खाली यहाँ पर एरे ऑफ डाटा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए तो काम का हो गया। क्योंकि डाटा तो जमा ही है, उसको खाली उपयोगी बनाना है, तो काम का बना दिए तो एरे ऑफ डाटा में चला गया। अब एरे ऑफ डाटा करने के क्रम में ही एडिटिंग हो गया। जो एडिटिंग हो गया, जैसे देखे ना, जो गैर जरूरी है उसको हटा देंगे ना, जो जरूरी है उसको रखेंगे। जो जरूरी है उसको क्या करना है, रखना है, जो गैर जरूरी है उसको हटा देना है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। इसलिए एडिटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। बात समझ गए? तो यहाँ पर रॉ डाटा, फिर एडिटिंग, फिर एरे ऑफ डाटा, तब क्लासिफिकेशन। ऑर्डर में पूछेगा तो क्वेश्चन, समझ के बात? क्योंकि रॉ डाटा होगा तो रॉ डाटा को देख करके तब ना उसको एडिटिंग करके तब एरे में डाल देंगे, तो काम का बना दिए तब ना उसका उपयोग करेंगे, तो उसी में आ जाता है एडिटिंग। समझ गए? तब जाकर के क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या हुआ, तो इस तरह का जो देख रहे हैं ये क्लासिफाइड है, देख कौन कितना बार हुआ, ये रॉ डाटा हुआ, ये उदाहरण हुआ। जिस तरह से एक प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस तरह से मनुष्य की अवस्थाएं होती है उसी तरह से ये आंकड़ों की अवस्था है। ठीक है, आंकड़ों स्टेप फॉलो करता है, तो ये 4 स्टेप में होता है। तो इस तरह से ये रॉ डाटा हुआ, एरिया ऑफ डाटा हुआ, ऐसा बॉक्स में डाल दिए एक्स और एफ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। आगे चल करके मीन मेडियन मॉड में जाएंगे तो यही 3 को हम लोग को 3 तरह का श्रेणी मिलेगा। सीरीज आर 3 टाइप्स, यहीं से जन्म लेता है सीरीज श्रेणी। इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी का अर्थ हो गया 2 4 6 8 10, इस तरह का आंकड़ा जो कहीं देखते होंगे तो ये इंडिविजुअल हुआ। डिस्क्रीट, खंडित श्रेणी जिसमें एक्स और एफ ऐसा फॉर्मेट मिला, जैसा ये उदाहरण देख भी रहे एक्स और एफ ऐसा, ये जो है सो डिस्क्रीट हुआ। और कंटिन्यूअस, सतत, इसको असतत भी बोलते हैं, असतत, असतत, सतत, खंडित, अखंडित, कंटिन्यूअस और ग्रुप। समझ गए? तो ये जिसमें ये 0 to 5 5 to 2 इस तरह का रहेगा, इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं, डिस्क्रीट बोल दिए। और इस तरह से कॉमा करके जो भी डेटा दिया रहेगा, हाँ, तो आगे जितना भी चैप्टर चाहे जो मीन मेडियन मॉड में जाए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में जाए, फिर उसके बाद रेंज में जाए, फिर मीन डेविएशन में जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन में जाए, हर जगह आपको इस तरह 3 तरह का श्रेणी आपको मिलते रहेगा। समझ गए? तो सीरीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। कैसे जन्म हुआ, बात समझ में आ गया? तो इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और, समझ गए, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है,
इस तरह से। तो अब देखिए कैसे हुआ। अब बारी बारी से जो इसको सोचे इंडिविजुअली, ये सब क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, वेरिएबल हुआ। सारा इंडिविजुअली सोचेंगे तो वेरिएबल हुआ। तो देखिए यहाँ पर टर्म वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल any character which can vary from one individual to another is called variable. A quantity which can assume a range of numerical value is called a variable. जैसे एज, उसको हम लोग वेरिएबल में काउंट करते हैं, हाइट वेरिएबल में काउंट करते हैं, वेट वेरिएबल है, इनकम, मार्क्स, कलर, इंटेलिजेंस, ये सबको वेरिएबल। अब वेरिएबल्स आर टू टाइप्स, variable are two types. Variable are two types, continuous or discrete, discrete or continuous। यानी खंडित, अखंडित, सतत, असतत, ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो वेरिएबल्स कौन डिस्क्रीट में आएगा और कौन कंटिन्यूअस में जाएगा, उसको एक लाइन में पकड़। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि जैसे उदाहरण के लिए हाइट कौन सा वेरिएबल है, तो देखिए हाइट किसी का 5 फीट होता है, किसी का 5.1 फीट होता है, किसी का 6 फीट होता है, 6.2 फीट होता है ना। तो एक लाइन में पकड़ना है कि जिसका पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर में ही केवल मान होता हो, वो सब डिस्क्रीट में जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या, तो किसी आदमी को तो नहीं सुने होंगे कि 1.5 होता है, कि तुम्हारे इलाका में होता है ना, अब होता होगा तो तुम लोग बताना। हाँ, तो नहीं होता है तो वही, तो पूरा पूरी अंक क्या हुआ, पूर्णांक हुआ, इंटीजर हुआ। तो जो पूरा पूरी गुण रखेगा पूर्णांक, किसी व्यक्ति के पास नंबर ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की संख्या, तो किसी को 5 गो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, 200, 500, ऐसा तो नहीं सुने होंगे कि 101.5 है गाड़ी। कमरों की नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ प्लेयर इन ए टीम, किसी खेल में नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये तो नहीं सुनेंगे 10.5 होता है। तो एक लाइन में पढ़ने का है कि वैसा टर्म जो केवल ओनली एंड ओनली क्या रखता हो, पूर्णांक, इंटीजर गुण रखता हो, वो डिस्क्रीट में चला जाएगा। और जिसमें इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन, इंटीजर देख रहे हैं 5.1, ये इंटीजर हुआ, फ्रैक्शन हुआ, इंटीजर हुआ, फ्रैक्शन हुआ, तो दोनों गुण रखा ना, इसीलिए हाइट क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। वेट कंटिन्यूअस हो गया, किसी का 40 किलो, 5 किलो, दशमलव में भी होता है। टेम्परेचर देख रहे हैं 42.2 डिग्री, 44.4 डिग्री, 46.8 डिग्री, कहीं 44 डिग्री, तो देख रहे हैं। तो इसलिए हाइट, वेट, टेम्परेचर यहां लिखल भी होगा, देख रहे हैं ना। कंटिन्यूअस वेरिएबल इंटरवल में गिरता है, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस। तो यहां पर देख रहे हैं हाइट, वेट, एज, टेम्परेचर, इटीसी, नॉट ओनली इंटीग्रल पार्ट बट ऑल्सो ए फ्रैक्शनल पार्ट, इसीलिए ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होता है, ओनली इंटीग्रल पार्ट, ओनली इंटीग्रल पार्ट ओनली। एक लाइन में पकड़ने का है, आप समझ गए बात। हाइट, तो हाइट क्या हुआ, कंटिन्यूअस वेरिएबल, सतत चर का उदाहरण है, ठीक है। क्यों, तो किसी का 5 फीट भी हो सकता है, 5.1 हो सकता है, 5.7 हो सकता है, 5.9 भी हो सकता है।
इस तरह से 6, 6.1, 6.2, इसलिए इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन कंटिन्यूअस, ओनली इंटीजर डिस्क्रीट। ठीक है, जैसे उदाहरण में बताए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो डिस्क्रीट हो गया। हाइट, वेट, टेम्परेचर, ठीक है, एज, ये सब जो क्या हो गया, कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारा एग्जाम जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये एक्सेप्शन भी है, जिसमें 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, तो उसमें निगेटिव नहीं है, तो उसको कभी दशमलव में नहीं आएगा। लेकिन जिस एग्जाम में निगेटिव है तो उसमें तो आएगा ही। तो निगेटिव एग्जाम वाले सारे एग्जाम कंटिन्यूअस वेरिएबल का उदाहरण, और ऐसा एग्जाम जिसमें पूरा पूरी मार्क्स मिलता है वह जो है सो डिस्क्रीट, इसलिए वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। सिचुएशन पर निर्भर है कि कौन सा एग्जाम कैसा है, समझ गए? तो इसलिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्लियर हो गया एक लाइन में। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स, चर 2 प्रकार के होते हैं। पहले चर क्या हुआ, किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो चर कहलाती है। किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो चर कहलाती है। चर तात्पर्य उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स, चर 2 प्रकार के होते हैं। वेरिएबल आर 2 टाइप, चर 2 प्रकार के होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, खंडित और अखंडित, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का उदाहरण, नंबर ऑफ चाइल्ड इन ए पर्सन, किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या, किसी मोहल्ले में घरों की संख्या, किसी बिल्डिंग में कमरों की संख्या, किसी लेखक द्वारा लिखी पुस्तकों की संख्या, किसी खेल के टीम में सदस्यों की संख्या वगैरह वगैरह। आप जस्ट सोचिए एक लाइन में। इंटीजर गुण रखेगा, पूर्णांक, हमेशा पूरा पूरी अंक, पूर्णांक जैसे ही हुआ वह क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया। और जो पूर्णांक और भिन्न दोनों गुण रखेगा, जो पूर्णांक और भिन्न दोनों गुण रखेगा वह क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। सतत चर का उदाहरण हुआ, जैसे हाइट, वेट, मनुष्य की लंबाई, ठीक है, हाइट, वेट, टेम्परेचर, इट इज एज, ये सब जो क्या हुआ, कंटिन्यूअस सतत चर के उदाहरण हैं। तो बात आगे समझ में। तो वेरिएबल एनी कैरेक्टर व्हिच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, व्हिच कैन एज्यूम ए रेंज फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड ए वेरिएबल। एज, हाइट, वेट, इनकम, ठीक है, मार्क्स, अब ये मार्क्स एग्जाम पर निर्भर है जैसा बताया, एक्सेप्शन, कलर, इंटेलिजेंस, ये सब जो वेरिएबल हुआ बदलते रहता है। लेकिन वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स, वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स, देख रहे हैं, वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ए कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग एनी वैल्यू विद इन ए सर्टेन रेंज। जो रेंज दिया हुआ है, जो बात बोला जा रहा है उसमें सर्टेन रेंज और इंटरवल, बता के समझ में। तो एक लाइन में पकड़ने का, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन, दोनों गुण रखेगा, और केवल इंटीजर का ही गुण रखेगा, पूरी का, उसमें दूर दूर तक किंतु परंतु होने का चांस नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट बोलेंगे। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कैन एज्यूम ओनली इंटीग्रल वैल्यूज एंड इज कैपेबल ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट, पूरी देता है। दोज वेरिएबल्स व्हिच कैन टेक ओनली ए फिनिट सेट ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर? तो चर 2 प्रकार के होते हैं, खंडित और अखंडित। अब कौन चर कितना बार आया, हाउ टर्म फ्रिक्वेंटली कम्स अप, वही फ्रीक्वेंसी को जन्म देता है। हाउ टर्म फ्रिक्वेंटली कम्स अप, देख रहे हैं ना, चर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब ये जो हुआ वेरिएबल हुआ,
ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल हुआ इंडिविजुअली। और पूरा को एक साथ सोचे तो इसी को हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, यूनिवर्स, समग्र, ओवरऑल, ओवरऑल, समग्र। यह समग्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पूरा भारत का चुनाव तो लार्ज समग्र होगा, वेस्ट बंगाल का चुनाव, किसी डिस्ट्रिक्ट का चुनाव, किसी पंचायत में चुनाव, देख छोटा होते गया, उसको साइज का बढ़ना बोलते हैं, ठीक है। तो छोटा समग्र, बड़ा समग्र, लेकिन वो क्या हुआ, यूनिवर्स, समग्र, ओवरऑल, पॉपुलेशन भी बोलते हैं जब सैंपलिंग में आएंगे तो क्लियर हो गया ना। ये क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, वेरिएबल हुआ, वेरिएबल हुआ। तो द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बात आ गया समझ में। किसी समग्र में एक मद या अवलोकन जितनी बार आती है, अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, हाउ टर्म फ्रिक्वेंटली कम्स अप, हाउ टर्म फ्रिक्वेंटली कम्स अप, कौन मद या पद जितनी बार आती है, अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसे उस मद या पद की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं, उसे उस मद या पद की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। हाउ टर्म फ्रिक्वेंटली कम्स अप, क्लियर। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दैट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का हिंदी में दो चार नाम है, मद, पद, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, चर, वेरिएबल, सब। तो किसी समग्र में एक मद या अवलोकन जितनी बार आती है, अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसे उस मद या पद की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। समझ गए बात, क्लियर हो गया, क्लियर है ना। तो अब जब फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं यहाँ पर, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, वेरिएबल 6, तो यहाँ छोटा छोटा लिया हुआ है। तो 1 कितना टाइम्स आया, 1 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। 2 कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स। 4 कितना टाइम्स आया, 1 टाइम्स। 5 कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स। 6 कितना टाइम्स आया, 1 टाइम्स। अब कौन कितना बार आया फ्रीक्वेंसी, अब जब उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर 2 टाइप्स, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर 2 टाइप्स, लेस देन, मोर देन। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर 2 टाइप्स, लेस देन और मोर देन। तो इस पर पूरा विस्तार से चर्चा होगा, इस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो 1 उसको टुगेदर कर देंगे, 1 + 3 4, इस तरह से। तो लेस देन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज और मोर देन में फ्रीक्वेंसी क्या करता है, डिक्रीज होते जाता है। तो जब आवृत्ति को अलग अलग नहीं लिख करके, अर्थात जोड़ करके लिखते हैं, तो उसे संचय आवृत्ति या संचय बारंबारता कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इट्स प्रीवियस क्लास इज नोन एज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नोन एज कॉम्युलेटिव। इस तरह से होता है। तो समझ गए वेरिएबल क्या हुआ, तो यहाँ डिस्क्रीट क्या हुआ। अब यहाँ पर फिर से एक बार आइए, तो अब और ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार, ये इंडिविजुअली हो गया वेरिएबल, ये क्या हो गया, सब सारा वेरिएबल हुआ। अनुसंधानकर्ता इसको जब जमा करते गया, एक एक रखते गया, तो उसका नाम क्या पड़ गया, रॉ डेटा। अनुसंधानकर्ता जब आंकड़ा को पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्र करता है, तो उसका नाम पड़ता है रॉ डाटा, ठीक है। अब उस आंकड़ा को एरे ऑफ डेटा में बदलने के लिए सबसे पहले उसको देख करके एडिटिंग करना पड़ता है, एडिटिंग। तो एडिटिंग क्या हुआ,
तो जब रॉ डाटा जमा हुआ उसको बाहर से देख लिए एक बार, उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं तो आ गया है, जो काम का नहीं है, क्या है, तो उस सबको देख करके हटा देते हैं। उसी क्रिया को एडिटिंग कहते हैं। तो संपादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। ठीक है, बाहर से देख करके पता चल जाता है कि कौन जरूरी है कौन गैर जरूरी है, तो उसको हटा देते हैं। और जो एरे ऑफ डाटा क्या हुआ, तो जो बचे बिखरे हुए कच्चे आंकड़े हैं हटाने के बाद उस आंकड़े को क्या करते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, तो उसका नाम पड़ता है एरे ऑफ डाटा। पता है समझ में? तो सबसे पहले रॉ डाटा होगा, रॉ डाटा के बाद फिर क्या होगा, एडिटिंग होगा, एडिटिंग के बाद तब जाकर के क्या होगा, एरे ऑफ डाटा। ठीक है, अब जब एरे ऑफ डाटा बन गया तब फिर वह क्या करेगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बनेगा। अब डिस्क्रीट में जाना है या कंटिन्यूअस में जाना है? ठीक है, हाँ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, वेरिएबल आर टू टाइप्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो ये रॉ डाटा हो गया। इंडिविजुअली एक एक को सोचे तो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल किसी तथ्य की हुआ विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो चर कहलाती है। चर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। ठीक है, चर दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब एरे ऑफ डेटा हो गया, इसी को फिर और अधिक अध्ययन करना है, तो ऐसे रॉ डाटा से काम नहीं चलेगा, अधिक अध्ययन करना है। देख रहे हैं, जैसे आप दूध को दिल्ली ले जाना है या बाहर भेजना है, तो या तो ऐसा यंत्र कीजिए कि दूध को बहुत देर तक उसको ठंडा रख सके, और नहीं तो उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके तब या तो मिठाई या खोआ या किसी रूप में कन्वर्ट करके तब जाना पड़ेगा। तो जब अधिक अध्ययन करना होता है, दूरगामी विजन और सोच रखना पड़ता है, तब जा करके हम लोग क्या करते हैं, उस रॉ डाटा को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फॉर्म, यही चीज है ये। इसी को हम लोग डिस्क्रीट, ऐसा फॉर्म जो एक्स और एफ का फॉर्म हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं। तो सीरीज आर टू टाइप्स, सीरीज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ये हो गया आपको इंडिविजुअल, जिसमें एक्स और एफ ऐसा फॉर्मेट, ऐसा बॉक्स मिले 2 4 6। अब ये फ्रीक्वेंसी अपना कुछ होगा 5 10 12, और इसी को जब हम लोग क्लास इंटरवल में डाल देते हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, अब इसमें 10 ये अपना फ्रीक्वेंसी कुछ होगा, क्या होगा अभी ये नहीं जानते हैं, लेकिन जब तक क्लास होगा तो फ्रीक्वेंसी कुछ होना मस्ट है, तो उसको बाद में आगे देखते हैं। ये तीन तरह का फॉर्म हो गया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत, खंडित और सतत। इंडिविजुअल, आगे जो मीन मीडियन मॉड और बहुत जगह हर जगह ये तीन श्रेणी का काम पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया श्रेणी कैसे बनता है। फिर उसके बाद ये जो एरे ऑफ डाटा हुआ, इसलिए कौन कितना हुआ, यहाँ से हम लोग उसको क्लास में इस तरह से बॉक्स बना दिए। एक्स एफ, अब 2 वेरिएबल हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 20, 22, 24, 25, 26, 29। अब 2 कितना हुआ, 1 टाइम्स, इसलिए 1 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, याद रखना है
ये x अलग चीज को बयां करता है, ये f मतलब ये संख्या नंबर को बयां करता है। हाउ टर्म फ्रीक्वेंटली कम्स अप, जैसे यहां पर याद रखना है, x यहां पर हुआ कि नंबर ऑफ कार रखने वाले, और यहां पर हुआ कि कार रखने वालों की संख्या कितनी है, कार रखने वालों की संख्या कितनी है उसके बारे में बता रहा है। यहां पर हुआ कार, वेरिएबल कार को बयां कर रहा है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल बच्चों के बारे में, यहाँ संख्या को, बच्चों वाली महिला की संख्या कितनी है, 0 बच्चों वाली महिला, 1 बच्चों वाली महिला, 2 बच्चों वाली महिला, इस तरह से। ये x अलग चीज है और f अलग चीज है, याद रख। लेकिन दोनों डेटा दिख रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों एक हो गया, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी एग्जाम में जो देखते हैं ना, जो मार्क्स हो गया, अब 1 to 150 तक एग्जाम 150 नंबर का है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 5 लाख, देख रहे हैं, यहाँ पर 5 लाख तक गया। और यहाँ एग्जाम तो 1 to 150 का है, या 100 नंबर का पेपर है, या 150 का पेपर है, तो इसलिए ये वेरिएबल हुआ मार्क्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हुआ, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, कितना है, इसलिए ये x अलग चीज है और f अलग चीज है, ये बात को भी क्लियर समझ लीजिए। तो ये x हमेशा चर वेरिएबल को बताता है, और ये हाउ टर्म फ्रीक्वेंटली कम्स अप, कौन चर कितना बार है। अब यहाँ पर 200 आ गया, इसका अर्थ हुआ कि एग्जाम में 1 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 है, ऐसे सेंस हुआ। अब यहाँ पर 2 है तो 2, अब मान लीजिए 500 है, तो 2 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 है, ऐसे सेंस हुआ। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसलिए x अलग चीज है और y अलग चीज है, दोनों के, लेकिन दोनों तो संख्या है, 2 भी संख्या है, ये भी संख्या है। तो ये जो है सो वेरिएबल का बारे में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में, संख्या को बताता है, और ये वेरिएबल को बताता है। क्लियर? तो कौन चर कितना बार आया वही फ्रीक्वेंसी हुआ। तो बात समझ गए ना? तो इसमें 2 कितना बार आ गया, 1 टाइम्स, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। 4 1, इसका फ्रीक्वेंसी 1, इसका 1, 10 भी 1, तो इसका फ्रीक्वेंसी 1, 15 2 टाइम्स हो गया, तो 15 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 18 3 हो गया, तो 18 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 20 एक बार है, तो 20 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 22 2 टाइम्स, 24 2 टाइम्स, 25 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 25 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। 26 2 टाइम्स, 29 1 टाइम्स। तो हाउ टर्म फ्रीक्वेंटली कम्स अप, कौन मद या पद। इसलिए किसी समग्र में कोई मद या अवलोकन जितनी बार आती है, अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसे उस मद का। अब 2 एक ही बार है तो 2 की आवृत्ति 1। अब देख रहे हैं यहाँ पर 25 4 बार है, तो 25 फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। तो हाउ टर्म फ्रीक्वेंटली कम्स अप, कौन मद पद कितना बार आया। अब ये जब आ गया तो देख रहे हैं ऐसा हुआ तो डिस्क्रीट हो गया। अब इसी को और अधिक अध्ययन करना है, दूर जाना है, तो इसको ग्रुप में ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 0 to 5 एक ग्रुप हो गया, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अब इसमें क्या होगा, ये ग्रुप में आगे चल करके क्लास इंटरवल जो होता है वह 2 एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। तो इसका 0 to 5 का अर्थ हो गया है, यहाँ पर 0 से लेकर के 4 तक इसमें है, ये इसमें नहीं रहेगा 5, क्योंकि 5 यहाँ भी है ना, तो 5 इसमें रहेगा 9 तक। तो सेकेंड क्लास में 5 to 9 तक जाएगा। फिर 10 से लेकर के 14 तक इसमें आएगा। फिर 15 to 19 इसमें आएगा। 19 to 24 इसमें आएगा। 24 to 29 इसमें। तो इस तरह से होता है। तो इसीलिए 0 to 4 एक क्लास इंटरवल बन गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 आया। 5 to 9 में एको को नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन 10 to 14 में 1 आ गया, 1 फ्रीक्वेंसी हो गया। 15 to 19 यहाँ पर हो गया, 5 आ गया। 20 to 24
5 आ गया, 25 to 29 7। इस तरह से वर्ग में जाता है। अब यहां जब आंकड़े वर्ग में चले जाते हैं तब इसको इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते। जैसे 0 से 5 में 2 कौन 2 नहीं मिलेगा, लेकिन यहां मिलेगा कि 2 कितना बार है, 4 कितना बार है। तो डिस्क्रीट में पता चलेगा, इंडिविजुअल में पता चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस में अतः पता नहीं चलेगा कि कौन कितना हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अलग अलग अपना अपना चेन खरीद ले, 5 आदमी 10 आदमी, अब इसको मिला करके एगो ढेला बना दें और तब इसमें अपना चेन खोजें तो कहां से मिलेगा। तो यही बात को यहां समझना है। जब आंकड़े ग्रुप में चले जाते हैं तो तेरा मेरा से फ्री हो जाता है। जब आंकड़े वो इंडिविजुअल में पता चलेगा, डिस्क्रीट में पता चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस में अता पता नहीं चलेगा कि कौन कितना। तब वहां निकालने के लिए यहां पर देख रहे हैं ना कि 2 कितना बार है, 1 बार, 10 कितना बार है, 15 कितना बार है, वो सब पता चलेगा, यहां से निकल रहा है। लेकिन जब यहां पर कितना है नहीं पता चलेगा, तब कैसे निकालेंगे। तो 0 से 5 यानी 5 का रेंज हुआ ना, तो 5 के लिए कितना मिल रहा है, तो 1 के लिए क्या होगा 2/5 यानी 0.4। हर 0 भी 0.4 टाइम्स है, 1 भी 1.4 टाइम्स है, 2 भी 3 भी 4 भी, ऐसा निकलेगा। ओनली एंड ओनली एक एक नियम, क्योंकि आंकड़े ग्रुप में चले जाते हैं ना। ठीक है, जैसे उदाहरण और समझिए लॉजिक। जब हम लोग गांव लेवल पर रहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं बात को। जब हम लोग गांव लेवल पर रहते हैं, देख रहे हैं ना, वहीं रहना है, तो ये वो जात, ये फलना चिल्ला, ये सब उसमें रहता है। लेकिन आप जैसे ही पढ़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट आए होंगे तो गांव का कोई, अरे हमारे गांव का है, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट से पटना आए होंगे, अरे ये हमारे जिला का है, और छोड़ दिए बात। अब चले जाइए दिल्ली, अरे बिहारी छे, चले आओ। अब चल जाइए विदेश, तो कोई भी जिला का, अरे कोई भी राज्य का, अरे इंडियन छे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। नहीं करेंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, और नहीं तो फिर वही तेरा मेरा करते रहिए तो वहीं तक रहिएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ कुर्बानी देना पड़ता है, तब ही जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब आंकड़े ग्रुप में चले जाते हैं तो तेरा मेरा से स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए देख रहे हैं जब वर्तमान समय में जो है सो आप ऐसा भी उदाहरण समझ देख रहे हैं, संयुक्त परिवार क्यों टूट रहा है, यही कारण है कि तेरा मेरा ज्यादा हो रहा है। अब जब ग्रुप में आ गए तो तेरा मेरा करिएगा तो नहीं चल पाएगा। तो संयुक्त परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यही तेरा मेरा ज्यादा होने लगा, तो सब अपने अपने फेर में है, तो कहां से जगह रहेगा। अब पहले क्या होता था, एक गोतनी दूसरे को बच्चे पर ज्यादा ध्यान, उसके बच्चे पर ज्यादा ध्यान, छोटा माट को ध्यान नहीं दिया तो चला। अब सब आजकल अपने अपने तेरा मेरा कर रहा है, सब अपने पर। तब इसीलिए ग्रुप, देख ना, ग्रुप में आप खराब मैसेज डालिएगा तो सबको ना पहुंचेगा। शरीर का देख ना, शरीर भी हम लोग का बॉडी क्या है, ग्रुप पर काम करता है। एक पार्ट गड़बड़ हो तो पूरा शरीर को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए शुरू में बताए थे, अब वहां पर कुछ याद। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, यहीं से प्रूफ होता है। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। इसलिए पढ़ाई में भी 2-4 आदमी का ग्रुप हो और एक दूसरे के लिए अच्छा से काम करे तो देख रहे ग्रुप का ग्रुप रिजल्ट हो जाता है। तो समझ गए, अकेला चना भार नहीं फूलता है। तो स्टैटिस्टिक्स में यही चीज है। इसलिए सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। एक बिहारी कुछ गलती करता है तो पूरा बिहार को गाली सुनना पड़ता है। एक यूपी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो पूरा यूपी को गाली सुनना पड़ेगा। अच्छा भी करेगा तो पूरा यूपी को ताली और गाली दोनों मिलता है। इसलिए सांख्यिकी हमेशा समूहों का अध्ययन करती है, ग्रुप पर। इसलिए दुनिया में जितना भी चीज ग्रुप से हो रहा है सब में स्टैटिक्स है, वही तो ग्रुप है, वही तो सांख्यिकी है, वही तो काम को आसान कर दिया। आजकल देख रहे हैं लेबरों सब ग्रुप में काम करता है। बोलिएगा कि रातों रात पूरा बिल्डिंग का पोचारा कर देना है तो आएगा, दीजिए आप एगो मजदूर से कराए, खोजते रहिएगा ना मिलेगा। समझ गए ना, यही चीज ग्रुप। तो वो लोग
जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है, और जो ज्यादा काबिल बन रहा है तो वो अपने सब केबिन खोज खोल करके वो बैठे रहने से थोड़ी रिजल्ट होगा। समझ गए ना, यहाँ ग्रुप में उतरना पड़ेगा, 2 आदमी 4 आदमी। अब देख रहे, अब नोट्स बनाए, अब एक आप भर दिन में नोट्स बनाइए, 4 आदमी है तो 3 को एक्स्ट्रा मिल गया, अब कितना जल्दी काम हुआ। तो समय और काम का भी पालन हुआ, टाइम एंड वर्क। अब एक एक से 30 दिन में होगा, और 30 को उतार देंगे एक ही दिन में होगा। समझ गए? तो ये दिमाग नहीं रखिएगा, इसलिए ग्रुप पर जोर नहीं दीजिएगा। इसलिए वर्तमान समय में आदमी ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है जिसके पास जितना ग्रुप है। बात समझ गया? इसलिए ग्रुप, अरे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब क्या ग्रुप है ना है। बात समझ रहे हैं ना? जो आप क्या कहते हो उसको, टेलीग्राम ग्रुप, फलना ग्रुप, चिल्ला, ये सब देख रहे हैं, सब ग्रुप है। ग्रुप जिसके पास जितना ग्रुप है उतना ताकतवर है, कुछ वो हमें करेगा होगा, नहीं ग्रुप है तो नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय में ग्रुप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, समझे? इसलिए वर्तमान समय में ग्रुप के लिए जीना और ग्रुप के लिए मरना होता है। वर्तमान समय में ग्रुप के लिए जीना और ग्रुप के लिए मरना होता है। आगे बात समझ में? इसलिए सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। इसमें इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ग्रुप पर जोर देता है। ग्रुप से काम आसान होता है। समझ गए बात? तो इस तरह से तो 0 से 5 एक ग्रुप बन गया, 5 से 10 एक ग्रुप हो गया, 10 से 15 एक ग्रुप हो गया, 15 से 20। अब छोटा ग्रुप भी हो सकता है, चूंकि हमको शुरू में बताया कि ट्रेन का निर्धारण होगा बहुत, अब हमको 14 तक ही जाना है तो छोटा छोटा इंटरवल रखेंगे। ये किसी भी, ये आगे चल करके इसका नाम देंगे मंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का बंटवारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का बंटवारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमको 14 तक जाना है, तब उसका इंटरवल होगा छोटा छोटा, 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। अब 5 लाख तक जाना है तो इतना तो सुबह से शाम हो जाएगा। तब अब हमको 5 लाख तक जाना है, तब 50-50 हजार का कर लेंगे, 0 to 50,000, 50,000 to 1 लाख, इस तरह से बराबर है। तो एम क्या है उसके हिसाब से ना, जैसे ना पता है कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक लोग एक किताब पढ़ के पास हो गया, तो क्या यूपीएससी बीपीएससी भी एक ही किताब पढ़ के पास हो जाएगा? तो जितने बड़े अनुसंधान, उतने बड़े साधन की आवश्यकता होती है। समझ गए? सोच को बढ़ाना पड़ता है, तब काम आसान होता है। तो इसलिए इंडिविजुअल, अब यहाँ पर मिलेगा कौन कितना, लेकिन यहाँ पर अब नहीं मिलेगा कौन कितना, कौन कौन, तब यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग एक ही नियम का इस्तेमाल देख रहे। अब 5, 0 से 5 मतलब क्या हुआ? 5, तो 5 के लिए 2 अंक है, तो कोई एक अंक, ये 5 में मतलब क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब कौन 5 नहीं पता, तो अब एक के लिए क्या हुआ? 2/5 यानी 0.4, यानी हर अंक जो है, हर जो है वह 0.4 टाइम्स 0.4 टाइम्स 0। बात है समझ में? इसलिए ये ग्रुप काम को आसान। अब हमको देख रहे हैं, अब इसी चीज को पढ़ाई में इस्तेमाल, अब देख रहे हैं ये 3 चैप्टर से ज्यादा कितना हुआ? 10 और 17, तो 17, 20 में 17 कर लिए तो हो गया ना पास है? तो अब हम क्या करेंगे? इस पर फोकस कर लिए, इस पर फोकस कर लिए, पर फोकस कर लिए, काम हो गया। इस पर ध्यान नहीं हो दिए तो काम हो जाता है। तो ग्रुप जो है सो पूरा आजादी देता है काम करने का। तो उसी तरह से चैप्टर वाइज जिस परीक्षा जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछा है उसको ज्यादा पढ़ेंगे, जिससे कम पूछ रहा है कम पढ़ेंगे, बाद में करेंगे। यही देख रहे हैं कि जैसे हमको अब 10 ही मिनट में खाना, 10 मिनट में 5 मिनट में खाना को फिनिश करना है, तो क्या करेंगे? घूमेंगे, सारा काउंटर पर देख लिए, धड़ाधड़ लिए, अब मीट लिए, चावल लिए, सलाद लिए, अब चटनी खोजते रहेंगे तो समय है तब ना, चुस्की लेते रहिए। बोलिए, तो जल्दी बस मार दिया, अब चटनी खोजते रहेंगे तो नहीं होगा।
तो उद्देश्य के हिसाब से कार्य सिद्ध कर, इसीलिए आप ऐसा सिलेबस पर ध्यान रख करके उसका थी करके हम लोग देखते हैं कि अब जिससे ज्यादा पूछा तो उस पर ज्यादा ध्यान, जिससे कम पूछा, समय है तो समय पहले से, इसीलिए सफाई होता है जो पूर्वानुमान में चलता है। अब समय से पहले तब ना हर चीज, अब कम समय में करना, ज्यादा समय में करना, यही तो बात हुआ। इसलिए कम समय है तो सैंपलिंग की तरफ भागते हैं हम लोग, ज्यादा समय है तो सेंसस की तरफ भागते हैं। प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड, ये समय इंपॉर्टेंट है। तो समय का ही प्रबंधन तो सफलता का मूल मंत्र है। तो समय को प्रबंध कर लिए काम, कितना पूर्वानुमान में पहले से। जैसे देखते ना, बहुत लोग बोलता है कि मैंने पहली बार में पास हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। वो 10th से सोच रहा है, कोई 12th से सोच रहा है, कोई पार्ट 1 से सोच रहा है, तो कितना समय उसको नहीं मिला। कितना आदमी आप ग्रेजुएशन करके तैयारी करना शुरू करेगा, तब टाइम लगेगा। तो पूर्वानुमान में आप कितना पहले से चल रहे हैं, यही इसलिए सफल व्यवसायी वही होता है जो पूर्वानुमान में चलता है। अभी जो जारा का कपड़ा का व्यापारी सब होगा, अब देखिएगा 15 दिन 1 महीना में सब स्टॉक करके सब फिटफाट कर लेगा। ठंडा का व्यापारी सब जो है सो अब देख रहे हैं दिसंबर जनवरी में सब अपना हाउसफुल कर लेगा, तब अभी माल ज्यादा गर्मी में छपेगा। तो पूर्वानुमान में चलना, तो बेस्ट फील्डर का ऊपर देखो गेंद कहाँ टपा का मारेगा, पूर्वानुमान में पहुंच गया, कैच बल्ले बल्ले बल्ले। तो सफल व्यवसायी वही होता है जो पूर्वानुमान में चलता है। किसी व्यक्ति का पूर्वानुमान जितना सटीक होता है, सफलता की दर बढ़ जाता है। जो पूर्वानुमान को नहीं पकड़ सका तो गया काम। पता है समझ में? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को आज हम लोग यहाँ तक देखें, फिर तब जाकर के आगे चलेंगे। तो फिर से एक बार चलते चलते आंकड़ों के संगठन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आंकड़ों के संगठन की प्रक्रिया, आंकड़ों को जमा करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या मिलता है, तो रॉ डाटा मिलता है। कौन करता है, तो अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता को आंकड़ा जिस रूप में मिलता है वैसा ही रहता है, उसको यथाप्राप्त आंकड़े या कच्चे रॉ डाटा कहते हैं। रॉ डाटा को एरे ऑफ डाटा में बदलने के लिए 1-2 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको देखते हैं, बाह्य अवलोकन, ठीक है। देख करके उसमें जो गैर जरूरी चीज है उसको हटा देते हैं, उसी को एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। जैसा उदाहरण बताए कि हम लोग जैसे ही मॉल में जाते हैं तो एगो ट्रॉली दे देता है या ले लेते हैं, जिस गली से गुजरे जो सामान पसंद आते जाता है फटाफट डालते जाता है लोग जो उसमें। अब बिल बनने की बात आया तो बन गया 34,000, ले गए थे 30,000 या है 30,000 अभी। तो अब क्या करते हैं, तो उसको देखते हैं आइटम को, जो इसका यूज तो 20 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, 1 महीना, तो उसको छांट अलग कर देते हैं जो जरूरी है। अब कुछ भकलोल होगा तो अब जिसका यूज बाद में होगा वो पहले ले लेगा, तब तो अलग बात है। समझदारी की तो बात है। तो इसीलिए जो जरूरी चीज है उसको रखेंगे, जो गैर जरूरी चीज है उसको हटा देंगे। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। देख रहे न्यूज दे रहा है, एकाएक ब्रेकिंग न्यूज देना शुरू करता है, तो ये अधिकार किसको है, वो अपने मन से एंकर नहीं करेगा, वो एडिटर करता है। आज अब 15 को गया था तो देखता नहीं देता है, अब फिर कल समय बचेगा, जगह रहेगा, तो पहले उस महत्वपूर्ण को स्थान मिलेगा, कम महत्वपूर्ण को स्थान नहीं मिलेगा। बताए ना समझ में? इसलिए एडिटिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। तब जाकर के उसको हम लोग क्या करते हैं, एरे ऑफ डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। उस बचे बिखरे हुए कच्चे आंकड़े को बाहर से देख करके रॉ डाटा को देख करके जो सॉलिड मिल गया उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, एरे ऑफ डाटा हुआ। ये इंडिविजुअली एक एक करके क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। किसी तत्व की हुआ विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो चर कहलाती है। चर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। हॉट टर्म फ्रिक्वेंटली कम्स अप, जो कौन चर कितना बार आया वही फ्रीक्वेंसी को जन्म देता है। हॉट टर्म फ्रिक्वेंटली कम्स अप। चर 2 प्रकार का हो जाता है, वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जैसे हाइट कंटिन्यूअस हो गया, क्यों?
तो कोई 5 फीट भी है, कोई 5.2। इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन, एक लाइन में पकड़ने का है। जो दोनों गुण रखेगा, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस। और जो केवल इंटीजर का ही गुण रखेगा, जैसे किसी व्यक्ति के पास वाहनों की संख्या, तो डिस्क्रीट है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, डिस्क्रीट है। किसी लेखक द्वारा लिखे गए पुस्तकों की संख्या, डिस्क्रीट है। किसी टीम में सदस्यों की संख्या, किसी बिल्डिंग में कमरों की संख्या, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तकों की संख्या। अब कै गो भाभी है तो थोड़ी बोलेगा 1.5 गो है, ये होता है तुम लोग तरफ नहीं ना, अब तो देख लेना। तो इस तरह से तो बहुत चीज सारा दुनिया में पूरा पूरी होता है। कुछ इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन होता है। यही 2 शब्द को पकड़ लिए तो 2 क्वेश्चन दुनिया का कोई भी धराधर क्वेश्चन बनेगा। अब परीक्षा का पूर्णांक मार्क्स हो गया, तो ये सिचुएशन पर निर्भर करता है वो एग्जाम किस तरह का है। तो बहुत सारा एग्जाम जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो क्या हो गया, डिस्क्रीट होगा। और जिसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये चीज। अब इसी आंकड़े को हम लोग सजा दिए डिस्क्रीट, और ऐसा फॉर्म हो गया डिस्क्रीट, हो गया ऐसा फॉर्म ग्रुप। ग्रुप का अर्थ क्या हुआ, जब डेटा को स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में ऐड कर देते। 0 से 5 एक प्रॉपर्टी हो गया। अब इसको मन होगा, हाँ ये भी आगे चल करके अगला क्लास में बात करेंगे कि जब भी देखिएगा बंटन सारणी में तो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15 ही होगा। कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15 होगा। क्यों होगा, तो संख्याओं की कोई भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है उबाऊ और बोरिंग होती जाती है। संख्याओं की कोई भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है उबाऊ और बोरिंग होती जाती है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। शादी ब्याह में देख रहे हैं कि लंबा लंबा लिस्ट थमा देता है तो शादी ब्याह टूटने का खतरा बढ़ जा रहा है। पहला वाला जमाना चला गया कि मान लेता था, अब वो सब समझदार हो गया है। तो जैसे अपना करिएगा बस गया काम से। तो संख्याओं की कोई भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है उबाऊ और बोरिंग होती जाती है। उदाहरण के लिए टेस्ट मैच 50-50, 20-20, किसमें ज्यादा दर्शक जुड़ता है, 20-20। आपको देखो टेस्ट मैच 5 दिन चलेगा, कौन नहीं देखना चाहता है। 50-50 अब लगभग भर दिन लगा। 20-20 जाता है, वो फिल्म की तरह देख के चलाता है, नहीं देख रहा है। छोटा पारी का जमाना है। आजकल ये कोबला पाती नहीं हो रहा है कि हम 200 है भगवान 200 साल जिएगा। आजकल ये चंद्रशेखर भगत और नेताजी सुभाष टाइप का जिंदगी चाहिए कि कुछ ही समय में सब कुछ हो कर जाए, नाम कर हो गया। अब खटिया पर खोखेंगे तबे जिंदगी है। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, इसी ध्यान पर लागू है। अब खटिया पर ही खोखेंगे जिए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा पारी का देखे 10-20 गेंद में 80-60-70 ठोक देता है, रातों रात स्टार हो जा रहा है, नहीं देख रहा है क्रिकेट। छोटा पारी का जमाना है। तो कई दिन ये अच्छा कुछ उसमें करके चल दिया। अब खटिया तक खोख रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, मिल रहा है, वो बेकार है। समझ गए। तो पारी को छोटा और धमाकेदार बनाइए, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो समझ गए ना। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। समझ गए। तब ये सोच को, इसीलिए डिस्क्रीट और ग्रुप की आवश्यकता होती है। समझ गए। तो दूर दूर तक जाना है, विजन बड़ा है तो ग्रुप में आना पड़ेगा ना। विजन बड़ा है तो आना पड़ेगा। लेकिन इसमें है कि इसमें पूरा दिखता है, इंडिविजुअल में पूरा दिखता है, लेकिन ग्रुप में दिखता नहीं है कि कौन क्या है, कितना बार है। इसलिए इसका अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है। अधिक अध्ययन करना है, दूरगामी सोच है, अधिक आगे जाना है तो ग्रुप की आवश्यकता होती है। समझ गए। तो ग्रुप में छोटा बड़ा ये उद्देश्य के हिसाब से होता है। इसीलिए कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15। अब ज्यादा बड़ा कर देंगे, अब परीक्षा है तो दूसरे की इच्छा से 20 आ जाए वो अलग चीज है, लेकिन नियम यही है कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15। क्यों, तो वही संख्याओं की कोई भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है वो और बोरिंग होती जाती है। आजकल देख रहा है फिल्म लंबा लंबा थोड़ी 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा वाला खूब सब खूब देख रहा है, छोटा छोटा वीडियो खूब देख रहा है। तो ये सब जमाना है। बड़ा कर देंगे नहीं होगा।
तो संख्याओं की भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है वो और बोरिंग होती जाती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। शादी ब्याह में लंबा लिस्ट थमाने से शादी ब्याह छूटने का खर्चा खतरा बढ़ जा रहा है। टेस्ट मैच 20-20, 50-50, किस में ज्यादा दर्शक जुड़ रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये समय के साथ बदलता है ना हर चीज। पहले था ऐसा नहीं है, समय के साथ बदलता है। अब ये कोबलापाती नहीं हो रहा है कि 200 साल जिए, ये होता है कि कितना जल्दी ये सब गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो जाए, ये कर लो, समझ गए। ये चीज है, यही ग्रुप है। तो तेजी से करना है तो ग्रुप का जरूरत होता है। तो ग्रुप क्या हुआ, तो जब आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर, ये गुण हो गया यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10 अभी गुण हो गया। अब मन होगा तो हमको 10 का पकड़ेंगे तो लंबा जाना, कितना दूर जाना है। जैसे उदाहरण बताए ना, ट्रेन सबका स्टॉपेज, लंबी दूरी की गाड़ी लंबे अंदर पर, अब जल्दी जल्दी रुकेगा तो भर दिन रुकते रह जाएगा। कम दूर जाना है जल्दी जल्दी रुकेगा, ज्यादा दूर जाना है, ये सब सारा देख, अब दिमाग दौड़ाइए तब बुझाएगा कि क्या चीज है। कभी ध्यान नहीं दिया है इसलिए बुझा रहा है। तो लंबी दूरी की गाड़ी का लंबा लंबा स्टॉपेज होता है, अंतराल पर होता है। छोटा दूर जाना है तो छोटा छोटा, कब में जाना है, ठीक है। ये चीज है, इसमें दिखेगा इसमें नहीं दिखेगा कौन कितना हुआ। तो वही इसी को तो बात समझ में आ गया, वेरिएबल क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया, दिए गया। इसको पूरा समग्र बोलते हैं। समग्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। किसी समग्र में एक मध्य अवलोकन जितनी बार आती है, अर्थात जितनी बार उसको पुनरावृत्ति, फिर जो है सो आपको वर्ग फ्रीक्वेंसी होगा, तब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर अगला क्लास में फिर उस पर पूरा चर्चा होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 प्रकार का होता है, लेस देन, मोर देन, से कम से अधिक, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग सारा को डिटेल में जाने। तो चलिए आज के लिए इतना। तो तो यदि आप लोग यूपीएस, SSSC, ASO और SSC, CGL, JSO, ठीक है, स्टैट ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। नाइन 9834902046 व्हाट्सएप और कॉलिंग के थ्रू जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य, इसमें आपको सारा मटेरियल, बुक्स, ऑब्जेक्टिव सब सारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और एक एक चीज़ को आप समझ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इस तरह के एग्जाम में जहां ऑब्जेक्टिव स्टैटिक्स पूछे जाते हैं आपको निश्चित रूप से बनेगा। इसी आशा के साथ कि आपका भविष्य उज्जवलमय हो और शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।